बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हमारी नैब कोर्ट में पेशी थी और हस्ब मामूल केस नहीं चला और फिर वापस घर जा रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये नैब के केस जो है बहुत पीछे गद्दारी के केस बन गए हैं और शाहदरा थाना लाहौर में जो एक SHO साहब हैं जो रात के 2:30 बजे पाकिस्तान के आधे जो सियासतदान हैं उन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करते हैं, तो आजकल तो यही हुकूमत चल रही है। और ये बदनसीबी है कि ये केस जिसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो 28 किलो उनका वजन है, जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया है चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के सिग्नेचर के साथ, उन दस्तावेजात का वजन 28 किलो है। लेकिन जब हाई कोर्ट में जज साहब पूछते रहे बार बार कि ये बताएं कि इन अफराद का जुर्म क्या है, तो नैब जुर्म नहीं बता सका। तो ये आज नैब की हकीकत है कि सिर्फ बदनामी के लिए, हत्या करने के लिए और सियासतदानों को दबाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके केसों की कोई हकीकत नहीं होती, उसके अंदर कोई जुर्म नहीं होता। और हमारे केस तो ऐसे हैं कि उसके अंदर करप्शन का भी जिक्र नहीं है। वो कहते हैं जी कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, तो हम बार बार पूछते हैं कि कौन से इख्तियारात थे जो नहीं नाजायज इस्तेमाल हुए, इसका जवाब अदालत में नहीं आता। तो ये बदनसीबी है कि आज एक इदारा है जिस पर हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता है कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये यक तरफा एहतसाब का अमल जो सो कॉल्ड एहतसाब है वो इदारा कर रहा है। और आज पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। और ये एक हकीकत है कि या आप पाकिस्तान को चलाएंगे या नैब को चलाएंगे, या इकट्ठे नहीं चल सकते। ये हकीकत आज जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन पर भी आया है, ये पूरे मुल्क पर आया है। तो आज नैब हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन बदनसीबी से सारा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये नैब की हकीकत है, ये इस जो इंसाफ का निज़ाम, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम, ये इसकी हकीकत है। जी शाहिद साहब, आपने गद्दारी के मुकदमात का जिक्र किया, आपने भी ऐलान किया था कि आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, वो कब तक होगा? मैंने ये कहा था कि एक SHO है जो 2:30 बजे रात की इतना फर्शनास है कि रात के 2:30 बजे पर्चे दर्ज कराता है, तो मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक आदमी है इमरान खान नामी, वो 62-63 का मुर्तकिब है, जो उसने हल्फ उठाया है आइन के तहत, उसकी वायलेशन का मुर्तकिब है। जो आदमी सरकारी अफसरों को बुलाकर ये कहे कि अपोजिशन पर पर्चे बनाओ, नाम ले लेकर बताए इस आदमी पर, इस आदमी पर, इस आदमी पर, और जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के खिलाफ कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये कहे कि इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। अगर हम पे पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के, तो फिर उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का, आइन से नराफ का, सरकारी मामलात में दखल अंदाजी का, ये सब कानून मौजूद हैं। तो अगर इंसाफ का निज़ाम यकतरफा ही है तो फिर चलने दें, वरना ये सब पर्चे दर्ज करें और चलाएं उनको। सर, तो कह रहे हैं कि उनको इस FIR का इल्म नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने दायर किया, हुकूमत से ऊपर वालों ने वापस भी ले लिए गए, नाम वापस भी ले लिए गए? देखिए, हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म, गाड़ी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ का इल्म नहीं है। ये आदमी आज हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, आपको उनकी हकीकत आपके सामने आ गई होगी कि उस आदमी की हकीकत क्या है। शाहिद साहब, ठीक है जी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो 5 हलकों से जीते हैं, वो जमहूरियत है, तो फिर आप लोग क्या है? और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत क्या थी, ज़िया-उल-हक की हुकूमत क्या थी, अयूब खान की हुकूमत क्या थी? जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिमागी मुआयना कराएं। जो आदमी ये कहे कि मैं जमहूरियत हूँ, मैं जमहूरियत हूँ, उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये चार्ल्स डी गॉल ने कहा था, जो मुझे याद पड़ता है 60 या 50 के अशरे में, उसने कहा था कि मैं स्टेट हूँ,
کہ میں اسٹیٹ ہوں. تو آج ہمارا وزیراعظم کہتے ہیں جی میں جمہوریت ہوں. اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں. جو جمہوری عمل سے آیا ہو وہ کبھی یہ باتیں نہیں کرتا. جو پریشان ہو وہ کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے. فوج ملک کا ادارہ ہے, آئینی طور پر ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. وزیراعظم کو یہ بتانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آنی چاہیے کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آج 12 اکتوبر ہے, لگتا ہے آپ لوگ 12 اکتوبر بھول گئے ہیں. نہیں, 12 اکتوبر ہم بھولے نہیں ہیں. آج سارے پاکستان میں پروگرام ہیں. ہم نے بھی پنڈی میں پروگرام رکھا تھا, مجھے یہاں آنا پڑا. آج کراچی میں بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہے 12 اکتوبر کے حوالے سے, اور ہم بھول اس لیے نہیں سکتے کہ اس دن بھی گرفتار ہوئے تھے, آج بھی عدالتوں میں پھر رہے ہیں. آج یہ ماشاءاللہ ملک کے معاملات آپ دیکھ لیں کہ 21 سال کے بعد بھی عدالتوں کے چکر ہی لگ رہے ہیں. صدر کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت جو یہ دو جزائر ہیں اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کام جو ہے وہاں پہ جاری ہے. حالانکہ سندھ حکومت نے جو جاری کی تھی کام بھی جاری ہے, اور وہاں پہ وہ مکان مالکین ہے ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں جا رہی. اس کو آرڈیننس جی اب جزیرے ہی رہ گئے تھے, اب جزیرے بھی لوٹنے کے چکر میں ہم. اور لیکن سنا ہے کہ وزیراعظم بڑا ایماندار آدمی ہے. آرڈیننس جاری ہو رہے جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے. کیا قانون نہیں اسمبلی میں آ سکتا کہ آپ کر کے رہے ہیں؟ آرڈیننس جاری ہوتا ہے جب کوئی امیڈیٹ نیچر کا معاملہ ہو, فوری معاملہ ہو, اسمبلی کا انتظار نہ کیا جا سکے, لیکن اسے دور رکھیں. اچھا شاہ صاحب, پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہو رہے ہیں 16 کو گجرانوالہ میں, 18 کو کراچی میں. یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال حکومت نے کر دی ہے اس میں نئے الیکشن بہت زیادہ تباہ ثابت ہو گئے, تو حل کیا ہے؟ اگر آپ کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے یا کوئی فارمولہ طے ہوتا ہے تو کیا طے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وزن کر لیں کہ اس حکومت کو رکھنا زیادہ تباہ کن ہے یا الیکشن کرانا زیادہ تباہ کن ہے. الیکشن کبھی تباہ کن نہیں ہوتے. ایسی انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت کو رکھنا, اس کا ایک لمحہ ملک پر بھاری ہے. ان کو جانا پڑے گا, عوام ان کو انشاءاللہ گھر بھیجیں گے.